डिस्कस कर रहे हैं वुलर लेक के बारे में। वुलर लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है। यदि हम इस लेक के फॉर्मेशन की बात करें उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम इसको डिस्कस कर क्यों रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि वेटलैंड के तहत, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड के तहत हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और 1990 में इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड में वुलर लेक के साथ साथ लोकटक लेक, हरी के वेटलैंड तथा सांबर लेक को भी डिक्लेयर किया गया था, जिसमें हमने लोकटक लेक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप पीछे वाले क्लास में देख सकते हो। और आज हम डिस्कस करेंगे वुलर लेक। वुलर लेक की पहले एक खास बात आप जान चुके हो कि ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अब हम बात करते हैं और कहाँ अवस्थित है। बांदीपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। बांदीपुरा वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। और यदि हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि आप जानते हो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू एंड कश्मीर हिमालय क्षेत्र में आता है और हिमालय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण बने हैं। किस प्लेट मूवमेंट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट। और यदि हम इस मूवमेंट को देखें तो जब टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो कुछ यूरेशियन प्लेट में कुछ हिस्से ऊपर की तरफ उठे जो वलित पर्वत के रूप में परिणत हो गए और कुछ भाग नीचे की तरफ धंसे जो वैली के रूप में, वैली मीन्स घाटी के रूप में परिणत हो गए। और उसी घाटी में जब झेलम, चूँकि ये जो घाटी बनी थी ये झेलम नदी से संलग्न क्षेत्र में बनी थी और जिस कारण यह झेलम की चाप झील बन गई, अर्थात झेलम नदी का जल इससे होके गुजरता है। ये आप इसका लोकेशन देख सकते हो और ये आपको जो ब्लू पॉइंट दिख रहा है ये झेलम नदी है। तो झेलम नदी के जस्ट संलग्न एरिया ही टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण नीचे धंस गई, अतः आप इसे विवर्तनिक लेक भी कह सकते हो और झेलम का चाप लेक भी कह सकते हैं हम इसको। अब हम इसके अदर क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। और यदि हम जम्मू एंड कश्मीर में बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया की बात करें तो ये फिश और बर्ड स्पीसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिच हैं, जिसमें इस इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज़ है गोल्डन ईगल, कॉमन कुक्कू और शॉर्ट टोइड ईगल। और यदि हम इस पे थ्रेट की बात करें तो इस पे सबसे बड़ा थ्रेट है कि इसमें एल्गी तथा जलकुंभी की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिसिट हो जाता है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जो फिश होती हैं वो डेड होने लगती हैं और यहाँ पे डेड जोन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे एल्गी को झील से बाहर निकाला जा रहा है जिससे ऑक्सीजन फ्लो बना रहे और बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। नेक्स्ट, अब इस पे थ्रेट, पहला थ्रेट तो ये हो गया। दूसरा थ्रेट की बात करें तो चूँकि ये कश्मीर वैली से संलग्न एरिया है, सो ये एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ केसर का प्रोडक्शन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है और केसर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा होता है और कश्मीर वैली में धान की भी खेती होती है। सो ऑलरेडी फर्टिलाइज़र का यूज़ एक्स्ट्रा अमाउंट में ये कर देते हैं, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में आसपास के कैचमेंट एरिया से जल फर्टिलाइज़र के साथ घुल के इस झील में गिर जाता है और पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, आप ये पोल्यूशन देख सकते हो जो ह्यूमन की वजह से हो रहा है। फर्टिलाइज़र का पोल्यूशन भी ह्यूमन ही कॉज है। तीसरा है एनिमल वेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और चौथा है हंटिंग। यहाँ पे हंटिंग मतलब आप कहेंगे कैसे? तो जब हम फिशिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चूँकि झील या नदी या समुद्र, इनके जीव जो हैं वो जलीय भाग के वातावरण को, पर्यावरण को बनाए रखते हैं, उसकी स्वच्छता को मेंटेन करे रहते हैं। लेकिन जब हम एक ओवर फिशिंग करना शुरू कर देते हैं तो इनकी संख्या प्रभावित होती है, जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है, जिससे लेक की पूरी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है, जिससे लेक की स्वच्छता भी प्रभावित हो जाती है। और अब इस पे हम बात करें कि क्या रीज़न है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप जानते हो। और स्पीसीज़ में आपने देखा कि इसमें जो बर्ड स्पीसीज़ हैं ये डक हैं और गोल्डन ईगल भी पाए जाते हैं और कॉमन कुकू भी पाए जाते हैं, शॉर्ट टोइड ईगल भी पाया जाता है। तो ये रहा इनसे रिलेटेड कुछ। ये आप देख सकते हो कि ये कैसे जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और ये कैसे भूभाग नीचे की तरफ धंसा है, इस सेक्शन से आप देख सकते हो।